आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कौन से तत्व सहायक थे, उसको जानेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियोज में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बाकी सब चीज। तो देखिएगा, जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। ये जो है इसके विकास के क्रम के आधार पर। तो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हमारे भारत में सन 1885 से माना गया है। 1885 में क्या हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्राप्त होती है। मतलब कि अब जो है भारत के जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो कि भारत को स्वतंत्र करवाना चाहते थे, हालांकि शुरुआत में ऐसा उद्देश्य नहीं था, छोटे छोटे से उद्देश्य थे, लेकिन धीरे धीरे से कोई चीज शुरू होता है तो एक सही दिशा में ये चलना शुरू होता है। तो ये 1885 से इसकी शुरुआत मानी जाती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। तो ये 1947 तक चलती है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन का काल था। 1885 से 1947 का जो समय है, यही राष्ट्रीय आंदोलन का कालखंड था। तो इस वर्ष को, मतलब 1885 से 1947 तक के इस काल को 3 भागों में बांटा जाता है। जो पहला है, जिसको बोला जाता है प्रथम चरण। प्रथम चरण, ये जो प्रथम चरण है ये 1885 से शुरू होता है। मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के साथ ही प्रथम चरण की शुरुआत होती है। और ये कब तक चलता है, तो 1905 तक चलता है। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद फिर एक नया दौर शुरू होता है। तो ये जो पहला चरण था, प्रथम चरण था, इसमें सबसे प्रमुख घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लेकिन जो शुरुआती जो लोग थे ना, वो इनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। मतलब इनका जो उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट उद्देश्य था। और जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए थे राष्ट्रीय आंदोलन से, वो अधिकतर पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे। और इनका जो कार्य था एकदम ज्यादा एग्रेसिव नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा उग्र नहीं था। ये बहुत ज्यादा उदार प्रवृत्ति के लोग थे। ये जो है पश्चिम के उदार और अतिवादी उससे काफी प्रभावित थे। मतलब कि पश्चिम के उदारवादी और अतिवादी उससे काफी प्रभावित थे। तो इनको अगर कुछ भी मांग मनवाना था अंग्रेजों से, तो क्या करते थे ये लोग, आवेदन लिखते थे, अनुनय विनय करते थे, मतलब कि उदार प्रवृत्ति अपनाया करते थे। तो ये था शुरुआती चरण। वैसे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, इसको उदारवाद का काल भी बोला जाता है। द्वितीय चरण ये थोड़ा सा उग्र था। 1905 से शुरू हुआ, 1905 से 1919 तक चला। इसी चरण में, द्वितीय चरण में ही भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। देखो 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और उसके बाद जो है कई सारे जो नेता थे जो कि उदारवादी नेताओं से सहमत नहीं थे, तो वो लोग थोड़े से उग्र विचारों वाले थे। तो फिर स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार। तो इस समय काफी थोड़ा सा उग्र आंदोलन चला था और काफी सारे भारतीयों ने क्रांतिकारी जो मतलब हथियार के दम पर, हिंसा के जरिए देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास भी किया था। और ये लोग भी जो है पश्चिमी देशों से ही प्रेरित थे, क्योंकि पश्चिम में आयरलैंड हो गया और काफी सारे स्थानों पर जो क्रांति हुई थी उसमें हिंसा के जरिए ही उनको सफलता मिला था। तो ये था द्वितीय चरण, जिसमें स्वदेशी आंदोलन और उग्रवादी नेताओं का ये दौर था। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए। ये सब कौन थे, उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी नेता से तात्पर्य ऐसा नहीं कि जो आज जिसको उग्रवादी बोलते हैं वो वाले उग्रवादी नहीं, इनके विचार उग्र थे। मतलब ये लोग हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, इन सब चीजों में विश्वास रखते थे। लेकिन जो पहले वाले हैं 1885 से 1905 वाले उदारवादी, ये लोग क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे, आवेदन पत्र लिखेंगे, अनुनय विनय पत्र लिखेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि भाई हमको ये वाला अधिकार दे दो। लेकिन जो दूसरे चरण वाले लोग थे, नहीं, पत्र वत्र लिखने का कोई जरूरत है, सीधा हड़ताल करो, आंदोलन करो, रैली निकालो, विदेशी वस्तुओं की होली जलाओ। तो ये जो है द्वितीय चरण वालों का काम था। उसके बाद आता है तीसरा चरण, तृतीय चरण। ये जो है आपका 1919 से शुरू होता है
और ये 15 अगस्त 1947 तक चला, मतलब कि देश आजाद हो गया। और इस दौर को, इस काल को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कालखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी जी के हाथों में था। और उनका जो अहिंसावादी नीति था, जिसके अंतर्गत सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारा कुछ हुआ। और इसी बीच काफी सारी क्रांतिकारी घटनाएं भी घटित हुई, जो कि जो हिंसा का मार्ग अपनाते थे। तो इन 3 चरणों में हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विभाजित किया गया है, और इन्हीं तीनों चरणों को हमको पढ़ना है। पहला जो चरण है वो काफी छोटा सा होगा, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। दूसरा चरण थोड़ा सा हमको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, स्वदेशी आंदोलन वगैरह। और जो तीसरा चरण है इसमें बहुत कुछ है, तो आने वाले वीडियोस में हम लोग इन सब चीजों को देखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कौन से तत्व सहायक थे। मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि भारत में अचानक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। देखिएगा, 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन कई सारे इतिहासकारों का मत है कि उस समय जो क्रांतिकारी थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, ये बोला जाता है। और अगर आप अच्छे से उसको अध्ययन करेंगे 1857 की क्रांति को, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रांतिकारियों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव जरूर था। क्योंकि देखो, झांसी की रानी थी, भले बहुत ज्यादा वीरांगना थी वो, मतलब उन्होंने अच्छे से लड़ा जो उनको करना था, नाना साहब भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब को एक करने वाली जो कड़ी थी ना, उसकी कमी थी। मतलब इन सब को एक कर सके, एक जोड़ सके, एक भारत बना सके, उस चीज की कमी थी। क्योंकि वो जो क्रांति थी पूरे भारत में भी नहीं फैल सकी थी, क्योंकि काफी सारे लोग जो है अलग थलग थे कि हम जो है अंग्रेजों का साथ देंगे इस टाइप से। लेकिन अचानक क्या हुआ कि भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई कि भाई हम जो है एक राष्ट्र के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ऐसा क्या हुआ, क्या क्या कारक थे, क्या क्या तत्व थे, उस पर हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। बस आपको थोड़ा पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला चीज है ब्रिटिश साम्राज्यवाद। मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। पहला है ब्रिटिश साम्राज्यवाद। तो देखिएगा, जो ब्रिटेन है वो साम्राज्यवादी था, उसने पूरे दुनिया में अपना साम्राज्य फैला रखा था। तो जब वो भारत आया, पहले तो व्यापारी बनकर के आया, फिर बाद में भारत का शासक बन गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, संपूर्ण भारत को एक शासन के अंदर ले आया। हालांकि ये काम पहले अकबर के समय में भी हुआ था, औरंगजेब के समय में भी हुआ था, थोड़े समय के लिए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उस बाद गुप्तों के समय में भी हुआ था, मौर्यों के टाइम पर भी हुआ था। लेकिन वो जो समय था, उस समय राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन इस समय में, जिस समय अंग्रेजों ने हमारे भारत को गुलाम बनाया और संपूर्ण भारत को उन्होंने एक शासन के अंतर्गत ले आया, तो उस समय पूरी दुनिया में जो है राष्ट्रवादी भावनाएं पनप रही थी। तो वो चीज जो है हमारे भारत में भी पनपने लगी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को, सभी राज्यों को जीत करके, हालांकि बहुत सारे देसी रियासतें भी थी, लेकिन बहुत बड़ा एरिया जो है अंग्रेजों ने एक कर दिया। तो ऐसे में क्या था, दक्षिण का व्यक्ति उत्तर के व्यक्ति के संपर्क में आया, पूर्व का व्यक्ति पश्चिम के व्यक्ति से संपर्क में आया। मतलब कि लोग जो है आपस में कनेक्ट होते चले गए, और यहीं से जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना पनपती चली गई। तो पहला जो कारक है, पहला जो तत्व है ब्रिटिश साम्राज्यवाद। दूसरा है भारत में शांति एवं प्रशासनिक एकता की स्थापना। देखो, भारत में शांति एवं प्रशासनिक एकता की स्थापना। देखिएगा, क्या था कि पहले राजा महाराजाओं का जब दौर था, तो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, कोई बड़ा राजा भी होता था, तो लड़ाइयां होती रहती थी। चाहे वो अकबर का समय हो, औरंगजेब का समय हो, भाई ये लोग अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, पूरे भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत, एक शासन के अंतर्गत लाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने काफी सारे युद्ध भी लड़े। और जब पूरा देश एक हो जाता था, उसके बाद भी समस्याएं समाप्त नहीं होती थी, क्योंकि स्थान स्थान पर विद्रोह हुआ करता था। तो देश में शांति नहीं बनी हुई थी। लेकिन जब अंग्रेज आए, तो जो 18वीं शताब्दी का जो काल था ना, जिसमें प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर का युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, अलग से उधर जो मराठे हैं वो अलग से कभी हैदराबाद के निजाम के साथ लड़ रहे हैं, कभी मैसूर के साथ लड़ रहे हैं, इसके अलावा बाहर से आक्रमणकारी आ रहे हैं। तो जो 18वीं शताब्दी का दौर था वो बहुत ज्यादा अशांत था, मतलब काफी सारे युद्ध हुए। उसके बाद बात करें 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक कुछ दशक, जिसमें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आ जाता है, उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आ जाता है, पिंडारियों का दमन, उसके बाद क्या कहते हैं, आंग्ल सिख युद्ध। तो इन कुछ युद्धों को छोड़ दिया जाए तो
19वीं शताब्दी का जो दौर था वो शांत बना हुआ था। हाँ, बीच में क्रांति अवश्य हुई, लेकिन वैसे युद्ध नहीं होते थे जैसे कि पहले होते थे। नहीं तो क्या होता था, अगर युद्ध हो रहा है तो पूरा खेत वगैरह सब बर्बाद कर दिए जाते थे। सैनिक किसी गांव किसी नगर से होकर के गुजरते तो पूरा लूटपाट करके चल देते थे, तो अशांत वातावरण बना रहता था। कहीं ना कहीं भारत में ब्रिटिश सत्ता के स्थापित होने से शांति एवं प्रशासनिक एकता की स्थापना हुई, तो इससे जो है लोगों को दूसरी चीजों में ध्यान देने का समय मिला और वो सोचने समझने लगे कि भाई दूसरे तरफ के लोग जो है अपना देश, हमारा राष्ट्र ये बोल रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं बोल सकते, तो हमारा भारत हमारा राष्ट्र। तो इसने भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में योगदान दिया। अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, पाश्चात्य शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान का प्रसार। तो देखो, पाश्चात्य शिक्षा ज्ञान विज्ञान, लॉर्ड मैकाले उसने क्या बोला कि भाई भारतीयों की जो संस्कृति है वो बिल्कुल निकृष्ट है, कोई मतलब नहीं है, बेकार है, उसको छोड़ो और यहां पर अंग्रेजी शिक्षा को लागू करो। देखो, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि ये जो नीति है भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षित कर रहे हो, आप लोगों को ले डूबेगा, आप लोगों का काल बन के ये आएगा, और उसने सही बोला था। भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को सीखा, तो भारतीय जो है दुनिया भर से संपर्क में आए, दुनिया भर की किताबें उन्होंने पढ़ी और जाना कि भाई अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हुआ था, आयरलैंड में क्या हुआ था, खुद इंग्लैंड में क्या हुआ था, ये सारा कुछ वो लोग जान सके पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान शिक्षा को पढ़ करके समझ करके। इसीलिए तो राजा राम मोहन राय कि देवेंद्रनाथ टैगोर जितने भी लोग हैं वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो देसी शिक्षा है वो भी चले, दोनों को लेकर के चल रहे थे ना वो लोग। मतलब अपनी संस्कृति भी खत्म ना हो, लेकिन हम बाहर जो दुनिया में चल रहा है उसके साथ कंधे से कंधे मिला करके चले। तो पाश्चात्य शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान ने भी भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में योगदान दिया। इसके बाद देखिएगा, पाश्चात्य देशों से प्रेरणा। अब पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की, मतलब कि कोई अधिकतर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। कई सारे लोगों ने उस समय हमारे यहाँ फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे, तो उन भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो पाश्चात्य जगत में क्या हो रहा है, पाश्चात्य देशों से इन्होंने प्रेरणा ली। भाई अमेरिका का क्रांति, अमेरिकी क्रांति, उसके बाद फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, आयरलैंड में भी क्रांति हुई थी, और भी काफी कुछ घटनाएं घटित हुई थी, जैसे कि जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। मतलब जो जर्मनी है, इटली है, वह छोटे राज्य हुआ करते थे। सेम वही चीज हमारे भारत में भी थी, किसी समय में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, कोई एक बड़ी शक्ति नहीं थी, एक एकता नहीं थी। तो इन सब चीजों को उन्होंने देखा कि कैसे भाई जर्मनी वालों ने, इटली वालों ने छोटे छोटे राज्य मिलकर के आपस में वो एक राष्ट्र बन गए, एक जर्मनी बन गए, ताकतवर हो गए। पहले जो छोटे छोटे थे, ऐसे छोटे छोटे खुले खुले थे, वो एक मुट्ठी बन गए। ऐसा ये लोग देखते गए, पढ़ते गए, तो समझते गए कि भाई अब समय आ गया कि हमको भी एक होना है। नहीं तो क्या होता था, अलग से उधर जो दक्षिण में है वो अलग अलग उधर राज्य होते थे, उत्तर में अलग राज्य होते थे, सब तरफ अलग छोटे छोटे राज्य होते थे, तो उसमें एकता नहीं थी। तो यहां पर जो है पश्चिमी देशों से भी इनको काफी प्रेरणा मिली, और उस समय उधर जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उसको भी वो लोग जानने समझने लगे थे, तो वो भी प्रेरणा प्रदान किया। अगला पॉइंट है परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास। तो देखो, परिवहन में क्या आ जाएगा, शुरुआत में तो ये लोग अपने चलने फिरने के लिए सड़क वगैरह बनाते हैं, फिर भाप से चलने वाले स्टीमर ये लोग लेकर के आते हैं, उसके बाद रेल आता है, फिर डाक, तार, टेलीग्राफ, ये सारा कुछ आता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं अंग्रेजों ने तो भाई अपनी सुविधा के लिए बनाया था। ऐसा थोड़ी है कि वो जो ट्रेन चला रहे हैं भारत में, रेल चला रहे हैं कि हमारे तुम्हारे लिए, कि हम लोग घूमने जाएंगे, मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे, इसके लिए थोड़ी ना था। वो तो अपना सैनिकों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। मतलब मान लो कहीं पर विद्रोह हुआ तो तुरंत सैनिकों को पहुंचाया जाए। इसके अलावा जो भारत का वो लोग दोहन करते थे ना, यहाँ के जो भी संसाधन है उसको बाहर ले जाते थे अपने देश में, तो उसको बड़ी सुगमता से वो बंदरगाहों तक पहुंचा सके। तो इन सब चीजों के लिए बनाया गया था, लेकिन इन सब चीजों का हम भारतीयों ने भी अच्छा फायदा उठाया। इससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी। रेल से जो है परिवहन, नहीं तो पहले क्या होता था, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या फिर पैदल चल दो, बड़ा समय लगता था, तो आदमी जो है यात्रा करने से कतराता था, सुरक्षा भी नहीं होती थी, जंगलों से चलना पड़ता था। लेकिन अब ट्रेन में बैठ के जाओ आराम से, मस्त बैठे बैठे, वो भी जल्दी
तीव्र गति से। तो ये अच्छा चीज था, कनेक्टिविटी बढ़ी। इसके बाद अगर बात करें डाक, तार, टेलीग्राफ, इन सब चीजों की, तो भाई संदेश आराम से सस्ते में कहीं भी पहुंचाना आसान हो गया। 2 पैसा लगता था उस जमाने में, 2 पैसा में आप भारत के किसी भी हिस्से में संदेश पहुंचा सकते थे। टिकट लगाओ 2 पैसा का और जहां चाहे वहां संदेश भेज दो, चिट्ठी भेज दो। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले भी डाक व्यवस्था होती थी, लेकिन वो जो है दूरी के हिसाब से पैसा लेता था। एक आदमी गया भागते भागते, वो अपना पूरा चार्ज लेगा, हाँ 5 किलोमीटर है इतना, 10 किलोमीटर है इतना, इस टाइप से। तो पहले काफी लगता था। तो ये जो संचार परिवहन के सुगम साधनों, मतलब परिवहन और संचार के साधनों के विकास ने भी भारत में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट है समाज सुधारकों के प्रयास, मतलब समाज सुधारकों के प्रयत्न, चाहे वो राजा राममोहन राय जी हो, द्वारकानाथ टैगोर हो, देवेंद्रनाथ टैगोर हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, या फिर केशव चंद्र सेन हो, दयानंद सरस्वती जी हो, हमारे स्वामी विवेकानंद जी हो, तो इन्होंने भी जो है भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर तो किया ही किया, साथ ही साथ भारतीयों को एकजुट होने और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पॉइंट आप लोग डालेंगे समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव। ये भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जितने भी कुछ लोग थे ना, जो पढ़े लिखे थे, जो समझदार थे, चीजों को समझते थे, तो वो लेख लिखते थे ताकि इसको पढ़ करके और भी लोग जागृत हो सके। तो समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में जागृति आना शुरू हुई। वो जो है काफी सारे लोगों के विचारों को जानने लगे। भारतीयों के विचारों के अलावा जो बाहर के जो उस समय विचारक थे, उनके विचारों को भी पढ़ने समझने का इनको अवसर प्राप्त हुआ। तो भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। देखो, जो कांग्रेस की स्थापना हुई ना, तो प्रारंभ में जो प्रथम चरण था, जो कि 1885 से 1905 तक चला था, तो इस प्रथम चरण में कांग्रेस के जो सदस्य थे, जो कार्यकर्ता थे, अधिकतर मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोग थे। शुरुआत में ना काफी कम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। जो पहला चरण था, अधिकतर शिक्षित लोग जुड़े हुए थे, जिनकी संख्या काफी कम थी। तो शुरुआत में शिक्षित लोगों ने ही इस चीज को शुरू किया। भले उनका तरीका बड़ा ही उदार था, अनुनय विनय, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बड़ा ही उनका ढुलमुल रवैया होता था। तो एक शुरुआत थी, तो वो शुरू तो हुआ कम से कम, जो कि आगे चल करके उग्र रूप धारण कर लिया। तो ये जो शिक्षित वर्ग था, जो मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग था, वो जो है सोचने समझने लगा, और कई सारे लोग फिर लेख वगैरह लिखते और लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो मध्यम वर्ग के उत्थान ने भी काफी महत्व है भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में। अगला है इतिहास व भारतीय संस्कृति के शोध का प्रभाव। देखो, क्या था कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। देखो, जो अंग्रेज आए थे ना, कई सारे जो अंग्रेज थे, कई सारे जो यूरोपीय थे, उनको भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा लगाव था। मतलब वो जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, और कई सारे इतिहासकार शोधकर्ताओं ने तो भाई ये भी सिद्ध किया कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय इतिहास है, वो पूरी दुनिया में सबसे महान है। तो एक तरह से अपना जो संस्कृति है, इतिहास है, उसको जो है, मतलब हम लोगों को उतना कोई महत्व नहीं था उस समय। मतलब हम सोचते थे कि भाई क्या है, कैसा है, क्योंकि एक तो उस समय ऐसा कोई चीज भी नहीं था कि हम लोग शोध कर सके, रिसर्च कर सके, इस टाइप का कुछ था नहीं। ये एशियाटिक सोसाइटी स्थापित होती है, उसके माध्यम से यूरोपीय लोग जो है इन सब चीजों को खोद खोद करके निकालना शुरू कर देते हैं, और फिर से एक बार भारत के इतिहास संस्कृति की महत्ता को स्थापित किया जाता है। आगे चल करके बहुत सारे समाज सुधारकों ने, जैसे कि दयानंद सरस्वती जी हो गए, उसके बाद हमारे स्वामी विवेकानंद जी, भाई उन्होंने तो पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का डंका बजा दिया। तो ये सारा चीज, क्योंकि भाई बाहरी लोग आकर के हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति में रुचि ले रहे हैं, तो धीरे धीरे लगने लगा कि भाई जरूर कुछ बात है। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों, वेदांतों का बांग्ला भाषाओं में अनुवाद किया, और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने की। तो हमारे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का जो शोध कार्य हुआ उस जमाने में,
उसने भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में योगदान दिया। अगला कारण है, अगला तत्व है 1857 की असफल क्रांति से प्रेरणा। देखो ये वाला जो पॉइंट है शुरू में होना था, तो 1857 की क्रांति भले यह असफल हो गई थी, लेकिन एक प्रेरणा मिला कि भाई उस समय हमने कोशिश किया था तो ये चीज जो है हम आगे भी कर सकते हैं। तो ये असफल जरूर हुआ था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीयता को जागृत करने में इसका बड़ा ही योगदान था। अगला है भारत का आर्थिक शोषण। देखो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हो या फिर बाद में ब्रिटिश संसद के रूप में, शोषण तो एक बराबर होता था। स्पेशली अगर हम लोग देखें तो भू राजस्व हो गया, या फिर यहां से कच्चा माल खरीद करके वो लोग इंग्लैंड लेके जाते, वहां से फिर तैयार माल भारत में ला करके बेचते। और मतलब कि देखो कच्चा माल उठा के ले जा रहे हैं और वहीं से माल तैयार करके ला रहे हैं, यहाँ के लोग खरीद रहे हैं, तो पैसा कहां जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। धन का बहिर्गमन, दादा भाई नौरोजी ने इस चीज को बोला था ना, भारतीय धन बाहर जा रहा है। तो ये सारा चीज था। आर्थिक शोषण, ये भी जो है भारतीयों को सोचने समझने में मतलब सोचने समझने को मजबूर किया। तो आर्थिक शोषण। उसके बाद अगला है ब्रिटिश सरकार की नीतियां। तो ब्रिटिश सरकार की काफी सारी नीतियां थी, चाहे वो प्रेस पर प्रतिबंध लगाना हो, शस्त्र अधिनियम हो, या समय समय पर कुछ और नीतियां लाया जाता था जो कि भारतीयों के खिलाफ होता था। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल देखा था ना, इल्बर्ट बिल, जिसमें जो भारतीय न्यायाधीश थे उनको जो है अंग्रेज अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। तो ये जो भेदभाव की नीति है, ये भी कहीं ना कहीं भारतीयों को जागृत किया। मतलब जो भेदभाव है वो नीचे तबके के लोगों के साथ तो होता ही होता था, लेकिन उन भारतीयों के साथ भी होता था जो कि उच्च शिक्षित होते थे और उच्च पदों पर आसीन होते थे, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। तो शुरुआत में तो ये पढ़े लिखे मध्यम वर्ग लोग 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे थे। अंग्रेजों के जीत के लिए वो लोग प्रार्थना तक कर रहे थे, जो शिक्षित लोग थे। लेकिन आगे चल करके इनको असल चीज पता चला, जब भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में आयु घटा दिया गया, 21 से 19 वर्ष कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें जब शिक्षित वर्ग पर गुजरी, तब वो लोग फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडा तले खड़ा होना शुरू हो गए। तो ये चीज है, काफी सारी इनकी जो नीतियां हैं वो भी भारतीयों के मन में एक गुस्सा उत्पन्न किया और राष्ट्रवाद को जन्म देने में योगदान दिया। लिट्टन की नीतियां, लिट्टन, वायसराय लॉर्ड लिट्टन। तो देखिएगा वायसराय लॉर्ड लिट्टन, इसके समय में काफी कुछ हुआ था। लॉर्ड लिट्टन जो कि 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था, और इसी के जाने के 5 साल बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई। तो लिट्टन की काफी सारी नीतियां थी, जैसे कि इसके समय में अकाल पड़ा, लेकिन ये जो है अकाल पीड़ितों की मदद करने के बजाय दिल्ली में भव्य दरबार लगा करके अपनी महारानी की चापलूसी में लगा हुआ था। उसको जो है भारत साम्राज्ञी, केसर हिंद, ये सब तमाम उपाधियां उस समय दी गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, प्रेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई। शस्त्र अधिनियम इसी के टाइम पर आया था। इसके अलावा ये जो अंग्रेज थे ना, जो भारत की लोगों की जो बेसिक चीजें थी, जैसे कि नमक हो गया, उन सब चीजों पर ना बहुत ज्यादा कर लगा देते थे। एक कहानी भी है ना, नमक का दरोगा, पढ़िएगा उसको, अपना प्रेमचंद जी का। हालांकि उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक बताया गया है कि नमक का उस समय कितना चोरी छिपे इधर से उधर ले जाया जाता था। तो नमक जैसी चीजों पर ये लोग ज्यादा कर लगा देते थे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, भारतीयों को सोचने समझने में मजबूर किया। तो लिट्टन की काफी सारी नीतियां, इसको भी आप लोग ऐड कर सकते हो। इसके बाद लास्ट आप लोग ऐड करिएगा इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल अभी जो मैंने बताया कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज अपराधियों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। तो ये जो तत्व हैं या कारक हैं, ये भारत में भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए सहायक सिद्ध हुए। इसके बाद फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे और किस तरह से इसका विकास होता चला जाता है। देखो ये शुरुआती जो चरण था काफी धीरे चला, फिर जो है थोड़ा सा उग्र होता है, और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में फिर बहुत ज्यादा उग्र। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग जो है अब राष्ट्रीय आंदोलन, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपका जो भी एग्जाम है, स्पेशली जो यूजीसी नेट
नेट की तैयारी कर रहा है, सेट की तैयारी कर रहा है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, पीएससी, यहां तक कि आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक उसके लिए भी ये अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के संबंध में कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।